फोर्टी देखिए, समृद्धि की वृद्धि के दौरान वस्तु कीमत घटती है तथा लोगों की आय घट जाती है। लोगों की आय तो वस्तु कीमत में परिवर्तन वस्तु की निर्यातों तो आयातों को प्रभावित करती है, तो इस प्रकार भुगतान समय को प्रभावित करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। उसके बाद फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। 40 मुझे सही लग रहा है। समृद्धि की वृद्धि के दौरान वस्तु की कीमतें घटती हैं, लोगों की आय घट जाती है। लोगों की आय तो वस्तु कीमतों में परिवर्तन वस्तु के निर्यातों तो आयातों को प्रभावित करती है, इस प्रकार भुगतान संतुलन को प्रभावित करती है। तो ये मेरा फर्स्ट जो है सही लग रहा है। भुगतान संतुलन निरंतर असाम्य किसी अर्थव्यवस्था में अल्पावधि परिवर्तनों होता है, ऐसा नहीं है। तो जिसका स्टेटमेंट ए मुझे सही लग रहा है, फर्स्ट, और सेकंड गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली, इसका आंसर सही है आपका, ए है जो मैंने कहा था, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 41 आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली depicts difference between a merger and acquisition of stock। तो स्टॉक का अधिग्रहण किसी फर्म को समग्र समावेशन है, जबकि विलय ऐसा नहीं है। ये मुझे जो है गलत लग रहा है। विलय के मामले में अधिग्रहणकर्ता फर्म अधिग्रहित फर्म के शेयरधारकों के साथ सीधे संपर्क कर सकती है, लेकिन स्टॉक के अधिग्रहण के मामले में नहीं। तो ये मुझे गलत लग रहा है। सी देखते हैं। अधिग्रहित अथवा लक्ष्य फर्म की शेयर होल्डर्स ऑफ द एक्वायर्ड आउट टारगेट फर्म वोट बाय देयर रिस्पॉन्स टू ए टेंडर ऑफर इन एन एक्विजिशन ऑफ स्टॉक बट कास्ट ए फॉर्मल वोट इन ए मर्जर सिचुएशन। अधिग्रहित अथवा लक्ष्य फर्म के शेयरधारक स्टॉक के अधिग्रहण में निविदा पेशकश प्रति अपनी अनुक्रिया के माध्यम से मतदान करते हैं, किंतु विलय के मामले में औपचारिक मतदान करते हैं। ये मुझे सही लग रहा है, इसका आंसर सी सही लग रहा है मेरे को। A formal vote by the acquired firm shareholders required for an acquisition of stock but not for a merger। अधिग्रहित फर्म के शेयरधारकों द्वारा स्टॉक के अधिग्रहण के लिए औपचारिक मत की आवश्यकता होती है, किंतु विलय के नहीं। ये गलत है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 42 देखिए। 42 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये वाला, इसको देखते हैं हम लोग। तो 42 क्वेश्चन जो है, वैल्यू एडेड मॉडल, इसे कहते हैं मूल्य संवर्धित मॉडल। तो इसका आंसर जो होगा हमारे हिसाब से फोर्थ होगा। इट्स शो द वैल्यू एडेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी डिजायरेबल आउटपुट्स माइनस द वैल्यू ऑफ सोशल अनडिजायरेबल। ये सामाजिक रूप से वंचित उत्पादन के मूल्य में से सामाजिक रूप से अवांछित प्रभाव के मूल्य को घटाकर बचे मूल्य संवर्धन को दर्शाता है। ठीक है, इसका आंसर फोर्थ होगा। बॉरफेन मॉडल। बॉरफेन मॉडल क्या है? इसका आंसर फर्स्ट है। इट इज़ बेस्ड ऑन दी, फर्स्ट आंसर इसका, इट इज़ बेस्ड ऑन दी प्रोसेस ऑडिट थ्योरी बाय इवेल्युएटिंग दी कॉर्पोरेट सोशल परफॉर्मेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, एबीटी मॉडल। एबीटी मॉडल का आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज ऑन इट्स एम्प्लॉयज, द लोकल कम्युनिटी एंड द पब्लिक एट लार्ज। ईएसटी मॉडल क्या होगा? ईएसटी मॉडल का आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। इट टेक्स इनटू अकाउंट द सोशल बेनिफिट एंड कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, चलते हम लोग 43 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 43 क्वेश्चन, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द रिटर्न, कोफिशिएंट ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिटर्न, व्हाट इज द बीटा कोफिशिएंट सिक्योरिटी एक्सपोजर टू सिस्टमैटिक रिस्क। इसका फॉर्मूले थ्रू आप कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है 0.6। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्योंकि इसको हम करा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है कि मैं इसको करा पाऊँ।
लीज विच इंक्लूड अ थर्ड पार्टी इज नोन एज, वह पट्टा जिसका तीसरा पक्ष शामिल होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेवरेज लीज। लीज विच इंक्लूड अ थर्ड पार्टी इज नोन एज, वह पट्टा जिसका तीसरा पक्ष शामिल होता है क्या कहलाता है? लेवरेज लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी शोन सेपरेटली इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो कैश फ्लो फ्रॉम ड्राइंग एक्टिविटीज़ ये नहीं आएगी, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ये आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये आएगी, और कैश फ्लो फ्रॉम मिसलेनियस एक्टिविटीज़ ये नहीं आएगी। तो 2, 3, 4 इसके जो आंसर हैं आपके सही हैं। 2, 3, 4 सही है और सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है? तो आइए हम देखते हैं। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज OTCEI, ये नहीं है, गलत है ये। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स नंबर ऑफ 30 स्क्रिप्ट, हाँ ये मुझे सही लग रहा है। देखिए जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है वो पहला आंसर इसलिए गलत है क्योंकि आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज अनाउंस बाय द कंपनी, ये आपका गलत है। बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में प्रतिभूति की मूल्य की घोषणा कंपनी द्वारा नहीं की जाती है बल्कि सेबी द्वारा की जाती है। तो इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज अनाउंस बाय द सेबी नॉट अ कंपनी। फ्यूचर एंड ऑप्शन इन शेयर्स आर ट्रेडेड एट ऑल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नहीं ये गलत है। देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है ये सेबी के द्वारा ही किया जा सकता है, सभी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा नहीं किया सकता है। इसका कारोबार जो है वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा ही किया सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। हैकीमैन एंड जोन्स मैच कराना है, तो हैकीमैन एंड जोन्स आपके किसके लिए थे? तो इसका आंसर है नंबर 2 कंपीटेंस बिडिंग मेथड। हरमानसन किसके लिए थी? तो हरमानसन जो थे वो आपके लिए थे एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर विजिट मॉडल। आर लिकर्ड किसके लिए थे? तो आर लिकर्ड जो थे आपके बिहेवियर वेरिएबल्स मॉडल नंबर 4th बिहेवियर वेरिएबल्स मॉडल। और फ्लेम होल्स किसके लिए थे? फ्लेम होल्स थे स्टॉकिस्टिक रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल। फिर देखिए हैकीमैन एंड जोन्स, तो हैकीमैन एंड जोन्स थे कंपीटेंस बिडिंग मेथड। हरमनसन किसके लिए थे? हरमनसन थे आपके एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर विजिट मॉडल। आर लिक्विडिटी किसके लिए थे? आर लिक्विडिटी जो थे वो आपके थे बिहेवियर वेरिएबल मॉडल नंबर 4। और फ्लेम होल्स कितने थे? फ्लेम होल्स नंबर 1 के लिए थे स्टॉकिस्टिक रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 48 क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रॉफिट थ्रू इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फॉर द रेज मार्केट शेयर फोकस ऑन प्रोडक्ट सेलिंग कस्टमर प्रोटेक्शन, नहीं इसका होगा कस्टमर। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में आ रहा है इसलिए कस्टमर इसका आंसर होगा। 49 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर ए कंज्यूमर, तो ये इसका आंसर क्या हो सकता है आपका? सोचिए, इसका आंसर हो सकता है कंपटीशन। तो कंपटीशन इसमें नहीं आता है। ठीक है, रिस्पॉन्स ये आप कर सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस आ सकता है, एम्पैथी आ सकता है और टेंजिबिलिटी आ सकता है, ये आ सकता है लेकिन आपका कंपटीशन नहीं आता है। 50 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टारगेटिंग स्ट्रेटजी, तो कौन सी टारगेटिंग स्ट्रेटजी नहीं है? ये क्वेश्चन जो है CBSE द्वारा हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं 51 क्वेश्चन देखिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रियल नीड्स, तो रियल नीड्स के लिए भाई क्या होगा आपका? इसका आंसर
थर्ड होगा कस्टमर वांट कार एट लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल कॉस्ट, तो इसे कहते हैं रियल नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स क्या होती हैं? अनस्टेटेड नीड होती है नंबर 1 एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम कार डीलर, तो इसे कहते हैं अनस्टेटेड नीड्स कहते हैं, इसको हिंदी में अव्यक्त आवश्यकता है। डिलाइट नीड्स क्या होती हैं? डिलाइट नीड्स होती हैं आपकी नंबर 4 देखिए कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार, तो इसे कहते हैं आनंद की आवश्यकता। सीक्रेट नीड्स क्या होती हैं? सीक्रेट नीड्स होती हैं आपकी सेकंड कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी सीन बाय हिज फ्रेंड एज वैल्यू ओरिएंटेड सर्विस कंज्यूमर। तो रियल नीड्स क्या हैं? रियल नीड्स थर्ड है कस्टमर वांट्स कार एज लो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल कॉस्ट। अनस्टेटेड नीड्स क्या हैं? तो अनस्टेटेड नीड्स आपकी दी हुई हैं नंबर 1 एक्सपेक्टिंग गुड सर्विस फ्रॉम कार डीलर, ठीक है। डिलाइट नीड्स क्या हैं? तो डिलाइट नीड्स में इंश्योरेंस फ्री दे दे कंपनी। नंबर 4 कस्टमर रिसीव फ्री इंश्योरेंस ऑन परचेज ऑफ कार। सीक्रेट नीड्स क्या हैं? तो सीक्रेट नीड्स आपकी सेकंड है कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी सीन बाय हिज फ्रेंड एज वैल्यू ओरिएंटेड सर्विस कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट में, तो देखते हैं फर्म को अपने निशिंग में लगे रहना चाहिए के लिए अनिवार्य रूप से निश से नहीं है, ये सही है आपका। मल्टीपल निशिंग इज नॉट प्रेफरेबल टू सिंगल निशिंग, एकल निशिंग की अपेक्षा बहुत निशिंग अधिमान योग्य नहीं है। तो मुझे सेकंड क्वेश्चन जो है गलत लग रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन सही लग रहा है। अब आते हैं 53 में, अ डिस्क्रिप्टिव थॉट दैट ए पर्सन होल्ड्स अबाउट ए समथिंग इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के बारे में विवरणात्मक विचार कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बिलीफ, ठीक है। 54 डिफरमेंट ऑटोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ द कॉमन प्लेस, इन्वॉल्वमेंट, डिटैचमेंट एंड यूज ऑफ मेटाफोर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो इसका आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिनेक्टिक्स। सिनेक्टिक्स में सही लग रहा है आपका। विलंबन वस्तु सहायता समान स्थान का उपयोग, सामने अलग अलग रहने के रूपक का उपयोग किस तकनीक कर रहे हैं? तो सिनेटिक है। अगर फोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, एट्रीब्यूट लिस्टिंग ये भी नहीं है, तो उसका बी आंसर बिल्कुल सही है सिनेटिक्स, ठीक है। तो डिफरमेंट ऑटोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ द कॉमन प्लेस, इन्वॉल्वमेंट एंड यूज ऑफ मेटाफोर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, तो इसका है सिनेटिक्स। क्या है? सिनेटिक्स। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 55 देखते हैं हम लोग। 55 क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कौन सा सही है? चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। अ वेल मोटिवेटेड इंडिविजुअल टेंड्स टू एक्सपीरियंस ए लो डिग्री ऑफ मॉरल, एक सुप्रेरित व्यक्ति कम मनोबल का अनुभव करता है, ऐसा नहीं है। एक सुप्रेरित व्यक्ति अत्यधिक मनोबल का अनुभव करता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। लो डिग्री ऑफ मॉरल नहीं होता है, हाई डिग्री ऑफ मॉरल इसका आंसर सही होगा, तो ये पहला आंसर आपका गलत है। नंबर 2, एक ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्टेट ऑफ मॉरल में और मे नॉट हैव ए हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन ऑफ टू परफॉर्म, ये सही है। मनोबल के उच्च स्तर वाले किसी समूह में कार्य करने की काफ़ी अधिक प्रेरणा हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्या है? मोरल कैन ऑलवेज बी बिल्ट अप बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिवार्ड्स एंड पेनाल्टीज़, ये गलत है भाई। मनोबल सदैव पुरस्कारों तथा दंडों के संयोग द्वारा नहीं बनता है, क्योंकि कभी कभी स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो मोरल जो है स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और नंबर 4 देखिए, और ये तीसरा गलत है, तो अभी तक दूसरा सही निकला, 1 और 2, 1 और 3 गलत निकले हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल डिवोट्स मोर डायरेक्ट अटेंशन टुवार्ड्स मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ द पीपल बिहेवियर देन द एक्सपेक्ट ऑफ मोरल, समान रूप से संगठन मनोबल के पहलुओं की अपेक्षा लोक व्यवहार के परिणात्मक पहलुओं पर प्रत्यक्ष रूप से अधिक ध्यान देती है। हाँ, तो ये सही है। तो पहला क्या सही था आपका, दूसरा क्या सही था?
मनोबल के उच्च स्तर वाले किसी समूह में कार्य की काफ़ी अधिक प्रेरणा हो सकती है अथवा नहीं भी सकती है। और चौथा कैसे था, सामान्य रूप से संगठन मनोबल के पहलुओं की अपेक्षा लोक व्यवहार के प्रेरणात्मक पहलुओं की प्रत्यक्ष रूप से अधिक ध्यान देते हैं। तो दूसरा और चौथा सही है। तो इसका आंसर जो है दूसरा चौथा कौन सा है, दूसरा डी दिया है, तो डी बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट है 56 देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्रीजलिंग गेटिंग डी जॉब, बड़ी संख्या में संगठन कार्य रहित होते जा रहे हैं, ये आपकी सही है। जॉब्स आर बिकमिंग मोर एमॉर्फस एंड मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन, कार्य अधिक अवस्थित और प्रभावित करने में बुरे होते हैं, ये भी आपका सही है। ए जो है सही है और बी एक ही सही, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा हमारे हिसाब से डी होगा। चलिए ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंसेंटिव पेमेंट इज करेक्ट, प्रोत्साहन भुगतानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंसेंटिव पेमेंट इज करेक्ट, इन हालसे इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू ए वर्कर इज इक्वल टू, इसमें करेक्ट बताना है, इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव डिविडेंड बाई रेट पर आवर। ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है, ये गलत है। नंबर बी आइए, इन रोवन इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू एम्प्लॉयज इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम सेव द स्टैंडर्ड टाइम, रोवन प्रोत्साहन योजना में किसी कर्मचारी भुगतान किया गया बोनस मानक समय की तुलना में बचत किए गए समय के अनुपात में बराबर होता है। सॉरी, ये मुझे सही लग रहा है। In Taylor differential price rate system, a worker whose output exceeds standard output is paid 100% of the piece rate, and a worker whose output falls short of standard is paid only 50% of piece rate। ये गलत है, तो बी सही है आपका। इन रोवन इंसेंटिव प्लान बोनस पेड टू एम्प्लॉयज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम, ये आपका सही है। डी भी आपका मुझे गलती होगा कि एक ही ऑप्शन दिया है, द रोवन इंसेंटिव प्लान इज द बेस ऑफ ऑल अदर इंसेंटिव पेमेंट प्लान, ये गलत है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही है आपका। कि रोवन प्रोत्साहन योजना में किसी कर्मचारी को भुगतान किया गया बोनस मानक समय की तुलना में बचत किए गए समय के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं आपकी इसमें कौन कौन से आपके मैच कर रहे हैं सही, तो उसको देखते हैं। लीनियंसी इसे कहते हैं उदारता, तो इसका है सब्जेक्टिव असेसमेंट, नंबर 1 सही है इसका। हेलो एरर, हेलो एरर क्या है, वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसेस एंटायर परफॉर्मेंस, ये भी सही है। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग अनजस्टिफाइबल इन्फ्लुएंसिंग करंट रेटिंग, ये भी सही है। और रेटर इफेक्ट क्या है, फेवरेटिज्म एंड स्टॉक किप्टिंग, ये भी सही है आपका। पक्षपात और उड़वादी, ये लाइन से आपके क्रम से सही हैं। और आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हम लोग। 59 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच बिलीव्स इन स्टेट इंटरवेंशन वाया लेजिस्लेशन एंड द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एज सपोर्टिंग मैनेजमेंट इंटरेस्ट rather than ensuring a balance between the competing group। निम्नलिखित में किस औद्योगिक संबंध उपागम में प्रतिस्पर्धी समूह के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के बजाय प्रबंधन के हित को बढ़ाने के लिए विधान तथा औद्योगिक अधिकरण के गठन के माध्यम से राज्य के हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं। तो इसका आंसर सी हमें लग रहा है सही है, मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सवाद उपागम कहते हैं इसको हम लोग। यूनिटरी अप्रोच गलत है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच बहुलवादी उपागम गलत है, जुडिशरी अप्रोच ये भी गलत है। निम्न के औद्योगिक संबंध उपागम में प्रतिस्पर्धी समूह में बीच संतुलन निश्चित करने के बजाय प्रबंधन के हित को बढ़ाने के लिए विधान तथा औद्योगिक अधिकरण के गठन के माध्यम से राज्य के हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं। यह है आपका मार्क्सवादी उपागम सही है। क्वेश्चन 60 आइए।
What is the term coined for the system of communication and consultation, either formal or informal, by which workers of an organization are kept informed as and when required about the affairs of the undertaking, and through which they express their opinion and contribute to the decision making process of management? औपचारिक अथवा अनौपचारिक संवाद एवं विचार विमर्श की प्रणाली के लिए क्या शब्द बनाया गया है जिसके द्वारा उपक्रम के कार्यों के बारे में किसी संगठन के कर्मचारियों को यथोपेक्षित रूप से सूचित रखा जाता है तथा जिसके द्वारा अपनी राय को व्यक्त करने तथा प्रबंधन के निर्णय पर योगदान करता है? तो उसका आंसर मुझे लग रहा है कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होगा, एम्पावरमेंट नहीं होगा, सी जो मुझे लग रहा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये मुझे सही लग रहा है। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सही है और वेलफेयर स्टेट गलत है। तो इसका जो है वर्कर्स, अब इसमें लिखा है कि संगठन के कर्मचारियों को यथोपेक्षित रूप सूचित रखा जाता है, तो मतलब कि भाई उनको हर सूचना दी जाती है, ठीक है। तो इसलिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ये सही आंसर इसका लग रहा है। नेक्स्ट आइए, मैच दी फॉलोइंग है। पहला है प्रोक्योरमेंट, इसको कहते हैं अधिप्रापण, हिंदी में कहा जाता है। इसका आंसर होगा थर्ड, इंडक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं अधिष्ठापन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का आंसर जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल नंबर 1 है। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का आंसर आपका है डिसिप्लिन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन को हम एकीकरण कहते हैं। तो एकीकरण कब उत्पन्न होगा? डिसिप्लिन से होगा। मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस किससे होगा? पर्सनल रिसर्च से होगा, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट किससे होगा? प्रोक्योरमेंट होगा इंडक्शन से। डेवलपमेंट कब होगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल से। इंटीग्रेशन कब होगा? इंटीग्रेशन जब एकीकरण की बात आती है तो डिसिप्लिन की। और मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस आएगा आपका पर्सनल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन। What is the popular term used for the type of option in foreign exchange market which provide the holder the right to purchase or sell foreign currency at the most favorable exchange rate realized over the life of the option, ठीक है। विदेशी विनिमय बाजार में उस विकल्प के लिए क्या प्रसिद्ध शब्द प्रयोग किया जाता है जो धारक को अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान, एक मिनट रुकिए, कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा खरीदे या बेचे। तो इसका मुझे आंसर लगा लुक बैक ऑप्शन। तो लुक बैक ऑप्शन जो है इसका आंसर सही है, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुकूलतम विनिमय दर विदेशी मुद्रा खरीदे या बेचे, तो लुक बैक ऑप्शन है आपका। व्हाट इज द टर्म यूज पॉपुलरली फॉर द सिचुएशन व्हेन ए स्पेकुलेटर बीइंग डोमिनेंट इन द मार्केट एक्सपेक्ट a drop in the value of a particular currency and he begins sell it forward? ये क्वेश्चन 63 है। इसका हिंदी रूपांतरण देखते हैं हम लोग। उस स्थिति के लिए किसी प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके सट्टे बाजार के प्रभावशाली होने के कारण किसी विशेष मुद्रा के मूल्य में गिरावट की उम्मीद करता है और वह उसे बाजार में बेचना शुरू कर देता है, इसे कहते हैं हम लोग। इसका आंसर बी है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट में ये सब चीज़ें होती हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? नंबर 1, दी फरवरी 1992 में हस्ताक्षरित मास्ट्रिक्ट जो है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी में यूरोपियन कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कर दिया, ये गलत है। 1993 में आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में पेशेवर लोग आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में नरमी लाना और गरीब देशों को सहायता करना, ये भी गलत है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक क्षेत्रीय ग्रुपिंग स्कीम है, ये भी गलत है। मौद्रिक संघ सहित यूरोपीय संघ सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समेकन स्कीम है, ये सही है। तो मौद्रिक संघ सहित यूरोपीय संघ सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समेकन स्कीम है, ये आपका सही है। 65 क्वेश्चन नंबर एक्चुअली आधा इसमें है, तो हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं।
65 क्वेश्चन देखिए। व्यापार सृजन, इसका आंसर थर्ड है व्यापार सृजन का, इसको देख लीजिए। संघ उत्पादन के बिंदु पथ पर उस लागत से कम लागत में अंतरित करना है, इसे कहते हैं व्यापार सृजन। संघ उत्पादन के बिंदु पथ पर उस लागत से कम लागत में अंतरित करना है। व्यापार विपणन, इसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। उत्पादन और संसाधनों के संचालन विपरीत दिशा में होता है। ट्रेड डाइवर्जन क्या है? उत्पादन और संचालन विपरीत दिशा में होता है। फिर है आपका व्यापार विक्षेपण, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड डिफ्लेक्शन। प्रति देश में उत्पादित वस्तु कम प्रशुल्क वाले सदस्य देश के माध्यम से मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करता है। ध्रुवीकरण ताकतें, तो ध्रुवीकरण ताकतें क्या कहलाती हैं आपकी? इंग्लिश में कहते हैं पोलराइजेशन फोर्सेस। जब कोई सदस्य देश निर्यात नहीं बढ़ाता है अपितु अपने आयात को केवल कम लागत के स्रोत से उस लागत स्रोत में परिवर्तन करता है, तब ये सक्रिय हो जाता है। ठीक है, फिर देख लीजिए आपका व्यापार सृजन। संघ में ही उत्पादन के बिंदु पथ को उस लागत से कम लागत पर अंतरित करना। तो व्यापार सृजन क्या है? संघ में ही उत्पादन के बिंदु पथ को उस लागत से कम लागत पर अंतरित करना। व्यापार विपणन क्या है? उत्पादन और संसाधनों का संचालन विपरीत दिशा में होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। व्यापार विक्षेपण क्या है? तटीय देशों में उत्पादित वस्तुएं कम प्रशुल्क वाले सदस्य देशों के माध्यम से मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। ध्रुवीकरण ताकतें क्या हैं? जब कोई सदस्य देश निर्यात नहीं बढ़ाता अपितु वह अपने आयात को केवल कम लागत के स्रोत से उस लागत से परिवर्तित कर देता है, तब सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। व्हाट इज द सिचुएशन रिफर टू एज अमंगस्ट द फॉलोइंग when intra-region trade is duly free but there is variation in tariff structure for the import from a third country? निम्नलिखित में कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अंतराक्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुल्क है परंतु प्रति देश से आयात शुल्क प्रशुल्क संरचना में अंतर है? इसे हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया। तो अंतराक्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है परंतु प्रति देश से आयात शुल्क प्रशुल्क संरचना में अंतर है, तो फ्री ट्रेड एरिया आपकी कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेशन टू कंपेरिजन ऑफ एसडीआई इन ट्रेड? तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? ओनली वन मार्केट कैन बेटर बी सर्व विद द डिफरेंशियल प्रोडक्ट, ये आपका गलत है। एफडीआई ओवरकम टैरिफ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेड, ये सही है। इट रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क थ्रू ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन, ये सही है। इट क्रिएट्स हारमोनियस पॉलिटिकल रिलेशन, ये भी आपका सही है। तो एफडीआई ओवरकम टैरिफ एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेड, एफडीआई व्यापार में शामिल प्रशुल्क और परिवहन लागत को कम करती है, ये सही है। यह अधिक विविधीकरण के माध्यम से वित्तीय जोखिम कम करता है, ये भी सही है। ये सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध बनाता है, ये भी आपका सही है। सिर्फ गलत क्या है? पहला है कि ओनली वन मार्केट कैन बेटर बी सर्व विद डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स, ये गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 में। 68 में देखते हैं भाई, इथनोसेंट्रिक फर्म्स। तो इथनोसेंट्रिक फर्म्स का आंसर क्या है? इसका आंसर आपका सेकंड है, सेल्डम डिस्टिंगाइज बिटवीन द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑपरेशन पॉलिसीज। ठीक है। पॉलीसेंट्रिक फर्म्स, पॉलीसेंट्रिक फर्म्स का आंसर क्या है? इसका आंसर थर्ड सही है, फॉलो होस्ट मार्केट पॉलिसी। जियोसेंट्रिक फर्म्स, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मेंटेन बैलेंस इन होम एंड होस्ट मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी। तो पहला आपका ए जो दिया हुआ है उसको हिंदी में कहते हैं स्वजाति उत्कृष्ट प्रतिष्ठान, तो इसका आंसर सेकंड सही है। घरेलू और वैश्विक प्रचालन नीतियों के बीच कभी कभार अंतर होना। बहुकेंद्रित प्रतिष्ठान नंबर बी इसका है, पॉलीसेंट्रिक फर्म्स, इसका आंसर है थर्ड, मेजबान बाजार नीति का अनुपालन करना। नंबर 3 जियोसेंट्रिक फर्म्स, भू केंद्रीय प्रतिष्ठान गृह और मेजबान बाजार उन्मुखी नीति से संतुलन बनाती हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया आपके भाई। 69 रुपये 10 लाख की लागत में एक उपकरण खरीदा गया। ठीक है भाई, रुपये 10 लाख की लागत में एक उपकरण खरीदा गया और उसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया गया। अनुसंधान के एक वर्ष बाद कर निर्धारित के अन्य व्यवसाय के उस उपकरण को लाया गया। मूल्य ह्रास प्रोत्साहित करने के लिए अस्थियों के ब्लॉक में वृद्धि होगी। कितनी? 10 लाख
नहीं, गलत है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट ऑन द डेट वॉज ब्रॉड इनटू अनदर बिजनेस, जिस तारीख को उपकरण अन्य व्यवसाय में लगाया गया उस तारीख को उपकरण का बाजार मूल्य के समान। गलत है। उपकरण की लागत तो बाजार मूल्य में जो भी कम हो, ये भी आपका गलत है। नील, ये सही है। इसका एक्सप्लेन करते हैं। यदि रुपये 10 लाख की लागत से उपकरण खरीदा गया है, उसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में किया गया, तो अनुसंधान के 1 वर्ष बाद कर निर्धारित के लिए अन्य व्यवसाय में उस उपकरण को लाया जाता है। मूल्यह्रास प्रभावित करने के लिए अस्थियों की ब्लॉक में शून्य वृद्धि करनी होगी। ठीक है। 70 देखिए। इन एसएससी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन द केस शेल बी। तो उसका आंसर होगा बी, 60%। तो क्या होगा? 60%। तो ये 60% आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम बनी, 40% आपकी जो बिना एग्रीकल्चर इनकम के मानी जाएगी। अगर चाय उगाने का काम किया जाता है तो 70% एग्रीकल्चर इनकम। ये मैन्युफैक्चरिंग टी के बारे में बताया, तो मैन्युफैक्चरिंग टी में 60% है एग्रीकल्चर इनकम है, 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम में है। अगर सिर्फ चाय उगाने का काम करते तो 70% इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम से है और 30% नॉन एग्रीकल्चर इनकम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, उनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? 71 का देखिए। एक व्यक्तिगत कर निर्धारित है, वह प्रति माह 10,000 किराया भुगतान करता है, वह स्रोत पर कर की कटौती नहीं कर सकता है। ये आपका सही है, क्योंकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं कर सकता है, ये कह रहे हैं, तो ये सही है। सेकंड, ऑन सैलरी टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स अकॉर्डिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 192। धारा 192 उपबंधों के अनुसार वेतन में से कर की स्रोत पर कटौती की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है, ये सही है। नेक्स्ट आते हैं, सी पे देखते हैं। नो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय ए डोमेस्टिक कंपनी। घरेलू कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में स्रोत की कटौती नहीं की जाती है। ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। बैंक विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट जो 10% इफ बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट क्रेडिट इज मोर देन 10,000 इन ईयर। यदि बैंक के सावधि जमा पर 1 वर्ष से 10,000 रुपये प्रति वर्ष अधिक ब्याज जमा होता है तो बैंक 10% दर से स्रोत पर कटौती करेगा। हाँ, ये सही है, 10% दर से कटौती करेगा। नेक्स्ट आइए, 72 क्वेश्चन देखिए। एक्स डोनेटेड 20,000 टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन which is eligible for deducted under section 80G during the financial year 2015-16. His total income during the period was 1,50,000. How much deduction can be claimed under section 80G? तो इसका आंसर होगा 7,500 रुपये। ठीक है, तो एक्स एक धर्मार्थ संस्था को 20,000 दान करता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए धारा 80G के अंतर्गत कटौती की जाती है। उस दौरान कुल आय 1,50,000 थी, वह धारा 80G के अंतर्गत 7,500 छूट का दावा कर सकता है। मतलब कि जितना किया है उसका 7,500 का दावा कर सकता है। 73 देखिए। एक्स इज एम्प्लॉयड इन ए प्राइवेट कंपनी एट ए सैलरी और भी 70,000 पर मंथ एंड 10,000 पर मंथ एज DNS पे। ही रिसीव 2,000 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंसेज। ही पेड 2,500 per month as house rent. What is the exemption portion of the house rent allowance? तो इसका आंसर जो है डी है, 0। एक्स ने 70,000 प्रति माह के वेतन पर निजी कंपनी में नियोजित की है। महंगाई वेतन के रूप में प्रति माह 10,000 पाता है। उसने गृह किराया भत्ते के रूप में 2,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होते हैं। वह प्रति माह गृह किराए के रूप में 2,500 भुगतान करता है। इसमें गृह किराया भत्ते की छूट प्राप्त भाग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा पे कर रहा है। नेक्स्ट आइए, सरचार्ज पेबल बाय इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सीड्स। किसी व्यक्ति द्वारा अधिभार देय होता है जब कुल आय निम्नलिखित में से अधिक होती है। तो उसका आंसर जो है डी है, 1 करोड़ रुपये। 1 करोड़ से अधिक होगी तो उसको सरचार्ज देना पड़ेगा।
ठीक है। अब नया अमेंडमेंट आया 2017-18 में, इसके अनुसार यदि करदाता की आय 50 लाख से अधिक है किंतु 1 करोड़ से कम है तो उसे आयकर 10% की दर से अधिभार का भुगतान करना होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है। अ पर्सन में नॉट हैव एसेसिबल इनकम बट स्टिल बी एन एसएससी। यदि किसी व्यक्ति की कर निर्धारण योग्य आय नहीं है तो वह भी कर निर्धारित होगी। ये सही है आपका। इन सम केस द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर कैन बी सेम। कुछ मामलों में मूल्यांकन वर्ष पूर्ति वर्ष एक समान होते हैं। ये भी सही है। एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट एसएससी। एक भारतीय कंपनी सदैव निवासी कर निर्धारित होगी। ये भी सही है। सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। ये गलत है। अभी हमने बताया था सरचार्ज जो है आपका तभी लगेगा जब 1 करोड़ से ज़्यादा होगी। 2017-18 में आया है कि 50 लाख से ज़्यादा अगर है, 1 करोड़ से कम है तो 10% सरचार्ज लगेगा। चलिए ठीक है, इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।